गुफाओं में पुरातत्वविदों को प्राचीन लोगों की हड्डियां मिलती हैं, जिन पर चाकू के निशान होते हैं, ठीक वैसे ही जैसे खाए गए जानवरों की हड्डियों पर पाए जाते हैं। हमारे पूर्वज एक दूसरे को खाते थे और हजारों वर्षों तक नियमित रूप से ऐसा करते रहे। नरभक्षण के प्रमाण यूरोप से लेकर एशिया तक पूरी दुनिया में पाए जाते हैं। हड्डियों पर पत्थर के चाकुओं के निशान मिलते हैं। हड्डियों को हथौड़ों से तोड़कर दिमाग निकाला जाता था। खोपड़ियों को तब तक कुचला और खुरचा जाता था जब तक कि अंदर का हिस्सा चमकने ना लगे। वैज्ञानिक इसके कारणों पर बहस करते हैं। क्या वे भूख से कमजोर और बीमार लोगों को खाते थे या ये किसी दुश्मन को हराने के बाद की कोई रस्म थी? लेकिन तथ्य यही है, गुफाओं में रहने वाले लोग अपने ही कबीले के लोगों को खाते थे, जिनमें महिलाएं और बच्चे भी शामिल थे। कुछ बच्चों की हड्डियों पर चाकू के निशानों से कहीं ज्यादा दांतों के निशान हैं। गुफाओं में रहने वाले लोग हिमयुग में जीवित रहे जब तापमान -40 डिग्री सेल्सियस तक गिर जाता था और यूरोप का आधा हिस्सा मोटी मोटी ग्लेशियरों से ढका रहता था। सर्दी 9 महीने तक चलती थी, गर्मियों में भी बर्फ नहीं पिघलती थी और तापमान अधिकतम जोड़ 5 डिग्री सेल्सियस तक ही पहुंचता था। यहीं हमारे पूर्वज रहते थे। औसतन शिकार के दौरान लगी चोटों, भूख, ठंड या संक्रमण से एक व्यक्ति की मृत्यु 25 से 30 वर्ष की आयु में हो जाती थी। केवल भाग्यशाली लोग ही वृद्धावस्था तक जीवित रह पाते थे। जो लोग 40 वर्ष की आयु तक जीवित रहते थे उन्हें वृद्ध माना जाता था। कुछ ही लोग अपने पोते पोतियों को जीवित देख पाते थे। हर दिन जीवन मरण का संघर्ष होता था, जहां शिकार में एक छोटी सी गलती या आग के बिना एक ठंडी रात पूरे परिवार की मृत्यु का कारण बन सकती थी। जब लोग गुफाओं में रहने वाले मनुष्यों की बात करते हैं तो उनका तात्पर्य उन कई अलग अलग प्रजातियों से होता है जो हजारों साल पहले एक साथ पृथ्वी पर रहती थी। इनमें सबसे प्रसिद्ध निएंडरथल हैं, जो गठीले और अविश्वसनीय रूप से शक्तिशाली थे। वे 2 लाख वर्षों तक यूरोप में रहे और 40,000 साल पहले विलुप्त हो गए। आधुनिक मनुष्य अफ्रीका से आए और धीरे धीरे पूरी पृथ्वी पर फैल गए। इस दौरान उन्होंने अन्य प्राचीन मानव प्रजातियों को विस्थापित किया या उनके साथ अंतर प्रजनन किया। एशिया के पहाड़ों में डेनिसोवन भी थे और द्वीपों पर 1 मीटर से भी कम ऊंचाई वाले बौने मनुष्य थे। कुछ प्रजातियों की खोज अब हड्डियों के टुकड़ों के माध्यम से ही हो रही है। ये सभी प्रजातियां आपस में मिली, लड़ी, व्यापार किया और यहाँ तक कि संतानें भी साझा की। ये एक ऐसा ग्रह था जहाँ कई मानव प्रजातियां एक ही क्षेत्र में रहती थीं। 50,000 साल पहले यूरोप और एशिया में एक अविश्वसनीय घटना घटी। विभिन्न मानव प्रजातियां आमने सामने आईं और उन्होंने जीने का तरीका तय किया। जब आधुनिक मानव यूरोप पहुंचे तब तक निएंडरथल 2 लाख वर्षों से वहां शासन कर रहे थे। उन्हें हर गुफा और हर रास्ते की जानकारी थी। वैज्ञानिकों ने यह सिद्ध किया है कि इन प्रजातियों के बीच प्रेम संबंध थे और उन्होंने संतानोत्पत्ति भी की, क्योंकि निएंडरथल जीन आज भी हमारे डीएनए में मौजूद है। ये मुलाकातें अलग अलग थीं। कुछ में उन्होंने शांतिपूर्वक औजारों और ज्ञान का आदान प्रदान किया, जबकि अन्य में उन्होंने शिकारगाहों और जल स्रोतों के लिए जानलेवा लड़ाई लड़ी। कल्पना कीजिए कि जंगल में आपका सामना एक ऐसे प्राणी से हो जाए जो मानव जैसा दिखता हो लेकिन उससे भिन्न हो, जिसकी भौहें बहुत उभरी हुई हों और आप ये न जान पा रहे हो कि वो मित्र है या शत्रु। प्रचलित धारणा के विपरीत प्राचीन लोग गुफाओं में स्थायी रूप से नहीं रहते थे। ये ठंडी सर्दियों के दौरान अस्थायी आश्रय स्थल थे। साल के अधिकांश समय वे विशालकाय जानवरों की हड्डियों, खालों और शाखाओं से घर बनाते थे। ये संरचनाएं टिकाऊ, गर्म और घुमंतू जीवन के लिए गतिशील थीं। ऐसे ही एक घर में पुरातत्वविदों को 95 विशालकाय जानवरों की हड्डियां, 3 मीटर ऊंची दीवारें, एक केंद्रीय चूल्हा और वहां रहने वाले 10 लोगों का एक परिवार मिला। एक घर बनाने में कई महीने लग जाते थे, लेकिन अंदर की आग बाहर की भीषण ठंड में भी 15 डिग्री सेल्सियस 53 डिग्री फ़ारेनहाइट का तापमान बनाए रखती थी। गुफाओं का उपयोग मांस भंडारण, प्रसूति कक्ष और धार्मिक अनुष्ठानों और दफन स्थलों के रूप में किया जाता था, लेकिन नमी और शिकारियों के कारण स्थायी घरों के रूप में नहीं। एक विशालकाय जानवर का वजन 6 टन होता था। उसकी ऊंचाई 4 मीटर होती थी और वो अपनी सूंड के एक ही वार से किसी भी इंसान को मार सकता था, लेकिन इंसानों ने उन्हें मारना सीख लिया था। वे 30-30 के समूह में शिकार करते थे, जानवर को किसी चट्टान या गड्ढे में धकेल देते थे, फिर घंटों तक भाले से उसके पेट में वार करते रहते थे जब तक कि खून बहने से उसकी मौत ना हो जाए। एक मारे गए विशालकाय जानवर से एक कबीले का 3 से 4 महीने का पेट भरता था। वे उसकी हड्डियों से घर बनाते थे, उसकी खाल से कपड़े बनाते थे, उसकी चर्बी से ईंधन बनाते थे और कुछ भी नहीं फेंकते थे। शिकार करना जानलेवा होता था। हर तीसरा शिकारी घायल जानवर के नीचे दबकर मर जाता था, लेकिन मांस के बिना पूरा कबीला सर्दियों में मर जाता था। सफल शिकार के बाद वे कई दिनों तक चलने वाली दावत करते थे, जी भरकर खाते थे, क्योंकि उन्हें कभी पता नहीं होता था कि अगला शिकार कब मिलेगा। मांस को धुएं में पकाकर जमा दिया जाता था। 4 लाख साल पहले मनुष्यों ने आग पर काबू पाया और इसने सब कुछ बदल दिया। ये पहिए या लेखन के आविष्कार से भी अधिक महत्वपूर्ण था।
आग रात में गर्म रहने के लिए ऊष्मा प्रदान करती थी, शिकारियों को दूर भगाती थी, मांस में मौजूद परजीवियों को मारती थी और भोजन को नरम करती थी, जिससे दांतों को तेजी से सड़ने से बचाया जा सकता था। गुफाओं में रहने वाले लोग हर उस चीज को खाते थे जो हिलती डुलती या बढ़ती थी। मैमथ, हिरन, घोड़े, मछली, पक्षी, सांपमेंट का लार्वा, कैंचुएज, मशरूम, जामुन और मेवे। मस्तिष्क एक विशेष व्यंजन था। वे इसे टूटी हुई खोपड़ी से निकालकर कच्चा ही खा लेते थे, क्योंकि इसमें वसा की मात्रा सबसे अधिक होती है और ठंड में जीवित रहने के लिए वसा आवश्यक है। जब शिकार कई हफ्तों तक चलता था तो वे पेड़ों की छाल और कपड़ों से चमड़े की बेल्ट खाते थे, हड्डियों को पीसकर पाउडर बनाते थे और उससे सूप बनाते थे। भूख ठंड से भी तेजी से जान ले लेती थी। गुफाओं में रहने वाले मनुष्यों के 10 बच्चों में से अधिकतम 5 ही वयस्कता तक जीवित रह पाते थे। आधे 5 वर्ष की आयु से पहले ही मर जाते थे। शिशु मामूली संक्रमण, सर्दी, दस्त या घाव से भी मर जाते थे। दवाइयां नहीं थीं, केवल जड़ी बूटियां थीं जिनसे शायद ही कभी फायदा होता था। महिलाएं बहुत सारे बच्चे पैदा करती थीं, जानते हुए भी कि उनमें से अधिकांश मर जाएंगे। जनजाति को बचाने का यही एकमात्र तरीका था, अन्यथा एक पीढ़ी के भीतर ही सब विलुप्त हो जाते। पुरातत्वविदों को छोटे कंकाल मिले हैं जिन पर फ्रैक्चर, कुपोषण और बीमारियों के निशान हैं। आज के मानकों के अनुसार हजारों साल पहले का बचपन किसी बुरे सपने से कम नहीं था। माता पिता अपने बच्चों को गुफाओं में दफनाते थे और उनके पास पत्थर और हड्डियों के खिलौने रखते थे, या दर्शाते हुए कि वे उनसे उतना ही प्यार करते थे जितना हम अपने बच्चों से करते हैं। यूरोप की गहरी गुफाओं में 40,000 साल पुराने चित्र संरक्षित हैं। बाइसन, घोड़े, मैमथ, हाथों के निशान और विचित्र प्रतीक। कलाकार घोर अंधेरे में मशालों की रोशनी में काम करते थे। लाल, गेरू, काले कोयले और पशु वसा से बने रंगों का उपयोग करते थे। उंगलियों से रंग भरते थे या हड्डियों पर फूंक मारते थे। कुछ चित्र इतनी संकरी दरारों में हैं कि आप केवल पेट के बल रेंगकर ही उनमें से गुजर सकते हैं, फिर भी लोग कला या अनुष्ठान के लिए उनमें चढ़ जाते थे। शायद ये पवित्र स्थान थे जहां शमन शिकार से पहले पशु आत्माओं से संवाद करते थे, या युवा शिकारियों के प्रशिक्षण स्थल थे। ये चित्र साबित करते हैं कि गुफाओं में रहने वाले लोग मूर्ख बर्बर नहीं थे, बल्कि हमारे जैसे जटिल संस्कृति और कल्पना वाले विचारशील प्राणी थे। पुरातत्वविदों को 10,000 साल पुरानी सामूहिक कब्रें मिल रही हैं, जिनमें सैकड़ों कंकाल हैं जिनके सिर की हड्डियां टूटी हुई हैं और हड्डियां खंडित हैं। ये अवशेष उन वास्तविक युद्धों के हैं जो कबीलों के बीच क्षेत्र, पानी और भोजन के लिए हुए थे। पराजितों ने सभी को मार डाला, जिनमें बूढ़े, महिलाएं और बच्चे भी शामिल थे। हड्डियों पर पत्थर की कुल्हाड़ियों के घाव, टूटी हुई सिर की हड्डियां, आत्मरक्षा में इस्तेमाल किए गए टूटे हुए हाथ और पसलियों के बीच धंसे तीर के निशान हैं। विजेताओं ने शत्रुओं की सारी संपत्ति छीन ली, युवतियों को बंदी बनाकर ले गए और मृतकों के शवों को बिना दफनाए सजा के तौर पर गड्ढों में फेंक दिया। युद्ध इतने क्रूर थे कि पूरे कबीले हमेशा के लिए धरती से गायब हो गए। उनके कोई वंशज नहीं बचे और किसी को उनके नाम तक याद नहीं रहे। गुफाओं में रहने वाले लोग बिना किसी बेहोशी के पत्थर के चाकुओं से हाथ पैर काट देते थे और कुछ मरीज बच भी जाते थे। कंकालों पर टूटी हड्डियां और कटे हुए अंग ठीक हो चुके हैं, जिससे पता चलता है कि शिकार करने में असमर्थ होने के दौरान किसी ने महीनों तक घायलों की देखभाल की। घावों का इलाज जड़ी बूटियों, मिट्टी और राख से किया जाता था। हड्डियां टेढ़ी मेढ़ी जुड़ती थी और दर्द को सहन किया जाता था, क्योंकि कोई और विकल्प नहीं था। लेकिन इन्हीं लोगों ने मृतकों की भी देखभाल की, उन्हें हथियारों और गहनों के साथ दफनाया और परलोक की यात्रा के लिए भोजन की व्यवस्था की। एक गुफा में फूलों के बिस्तर पर 60,000 साल पुराना निएंडरथल कंकाल मिला, जो दर्शाता है कि वे आधुनिक मनुष्यों की तरह ही प्रेम करते थे और शोक मनाते थे। गुफाओं में रहने वाले लोग 30 से 50 लोगों के कबीलों में रहते थे, जिनमें कई परिवार एक साथ रहते थे, क्योंकि अकेले जीवित रहना असंभव था। जीवन साथी का चुनाव ताकत और स्वास्थ्य के आधार पर किया जाता था। पुरुष को अच्छा शिकारी होना चाहिए था और स्त्री को स्वस्थ बच्चे पैदा करने वाली होनी चाहिए थी। ये प्रेम का नहीं बल्कि जीवन रक्षा का प्रश्न था। बच्चे पूरे कबीले की देखरेख में बड़े होते थे और 5 साल की उम्र से ही शिकार करना और पौधे इकट्ठा करना सीखते थे। ज्ञान मौखिक रूप से और प्रदर्शन द्वारा दिया जाता था। कोई स्कूल नहीं थे। 30,000 साल पहले लोगों ने पहले भेड़ियों को पालतू बनाया। वे शिकार में मदद करते थे, रात में शिविर की रखवाली करते थे, उपचा हुआ खाना खाते थे और अपनी भौंक से शिकारियों से आगाह करते थे। धीरे धीरे भेड़िए परिवार का हिस्सा बन गए, बच्चों के साथ चूल्हे के पास सोते थे और हजारों वर्षों में वे कुत्तों में विकसित हो गए, जो मनुष्यों द्वारा पालतू बनाया गया पहला जानवर था। 2.5 मिलियन वर्ष पूर्व पहले औजार अस्तित्व में आए, मांस काटने और मज्जा निकालने के लिए हड्डियों को तोड़ने हेतु साधारण नुकीले पत्थर। प्रत्येक सहस्राब्दी के साथ औजार अधिक परिष्कृत होते गए। पत्थर की नोक वाले भाले, चाकू, चमड़ा खुरचने वाले औजार, पड़े सिलने के लिए हड्डी की सुइयां।
3 लाख वर्ष पूर्व मनुष्यों ने बोलना सीख लिया और ज्ञान का प्रसार अब न केवल प्रदर्शन द्वारा बल्कि शब्दों द्वारा भी होने लगा, जिससे शिकार की योजना पहले से बनाना संभव हो गया। बोलने की क्षमता ने एक बड़ा लाभ प्रदान किया। अब एक बूढ़ा व्यक्ति युवाओं को बता सकता था कि हिरण कहाँ पाए जाते हैं, तरह से कैसे बचा जाए और कौन से पौधे जहरीले हैं। जिन जनजातियों में लोग संवाद करने और ज्ञान साझा करने में बेहतर थे, वे अधिक समय तक जीवित रही। इस प्रकार बुद्धिमान और बातूनी लोगों ने अपने जीन अगली पीढ़ी को सौंप दिए। 70,000 साल पहले लोगों का एक छोटा समूह अफ्रीका से निकला और धीरे धीरे अंटार्कटिका को छोड़कर सभी महाद्वीपों में फैल गया। उन्होंने जलविहीन रेगिस्तानों को पार किया, समुद्री जलद मरुमध्यों पर नावों से यात्रा की और हिमनदों को पार करते हुए 1 किलोमीटर प्रति वर्ष की गति से आगे बढ़े। वे 60,000 साल पहले महासागर पार करके ऑस्ट्रेलिया पहुंचे। वे 15,000 साल पहले महाद्वीपों के बीच जमे हुए जलद मरुमध्य को पार करके अमेरिका पहुंचे। प्रत्येक पीढ़ी भोजन की तलाश में कई किलोमीटर आगे बढ़ती रही। रास्ते में बच्चे पैदा हुए और मरे, लेकिन जनजाति सदियों तक आगे बढ़ती रही। ये मानव इतिहास की सबसे बड़ी यात्रा है। हमारे पूर्वज अफ्रीका से पृथ्वी के सुदूरतम क्षेत्रों तक पैदल चले और पृथ्वी के हर कोने में बस गए। 40,000 साल पहले यूरोप और एशिया में 2 लाख वर्षों के सफल अस्तित्व के बाद निएंडरथल पूरी तरह से विलुप्त हो गए। वैज्ञानिक अभी भी इस बात पर बहस करते हैं कि उनकी मृत्यु का कारण क्या था। भोजन के लिए आधुनिक मनुष्यों से प्रतिस्पर्धा, जलवायु परिवर्तन, बीमारियां, तीनों। आधुनिक मनुष्य योजना बनाने में अधिक कुशल थे, बड़े समूहों में बेहतर काम करते थे और उन्होंने अधिक परिष्कृत हथियार विकसित किए थे, जिससे उन्हें लाभ मिला। अंतिम निएंडरथल दक्षिणी यूरोप की गुफाओं में छोटे अलग थलग समूहों में जीवित रहे जब तक कि वे पूरी तरह से विलुप्त नहीं हो गए। शायद आधुनिक मनुष्य अधिक आक्रामक थे और उन्होंने युद्धों में अपने प्रतिस्पर्धियों का सफाया कर दिया, या शायद निएंडरथल ने आपस में विवाह किया। अफ्रीका में रहने वालों को छोड़कर हर आधुनिक मनुष्य में 2 से 4% निएंडरथल डीएनए पाया जाता है, जो इस बात का प्रमाण है कि हमारे पूर्वजों ने आपस में प्रजनन किया था। निएंडरथल के कुछ जीन आज भी हमारे लिए उपयोगी हैं। वे बीमारियों से लड़ने की हमारी रोग प्रतिरोधक क्षमता को बढ़ाते हैं, त्वचा के रंग को प्रभावित करते हैं, वसायुक्त भोजन को पचाने में हमारी मदद करते हैं और हमें ठंड से बचाते हैं। गुफाओं में रहने वाले मनुष्यों से हमें टीम में काम करने, औजार बनाने, भविष्य की योजना बनाने, कमजोरों की देखभाल करने, मृतकों को दफनाने और चित्रकारी करने की क्षमता विरासत में मिली है। जब भी आप जंगल में आग जलाते हैं, कुत्ते को सहलाते हैं या चित्र बनाते हैं, तो आप अपने पूर्वजों द्वारा हजारों साल पहले किए गए कार्यों को दोहरा रहे होते हैं। अगर आपको ये रोचक लगा तो सब्सक्राइब करें ताकि आप नए एपिसोड मिस न करें। हम हर बात को संक्षिप्त और सटीक रखते हैं।